जय हिंद। आज हम लोग ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 3 पे डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि उससे आपको लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। वीडियो में हम सेट 1 और सेट 2 देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे और आज के वीडियो में कुछ एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देंगे ताकि थोड़ा चीज़ों को बेहतर समझ पाएँ। और थोड़ा वीडियो आज लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बना कर रखें और हर क्वेश्चन को सिर्फ रटे नहीं समझते चलें और अपना ध्यान केंद्रित करके रखें। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी कुआलालंपुर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, ये एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसका एक्सप्लेनेशन पे उतना ध्यान नहीं देंगे। करेंट अफेयर का जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उस पर हम लोग जो बेसिक चीज़ होगा जो कि हिस्ट्री में भी काम आ सके और जीके में भी काम आ सके वैसे चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे इसमें आसियान भारत का वो शिखर सम्मेलन पूछा गया है तो इसका थीम वो 2023 में क्या था उससे हम लोग का कोई उतना लेना देना नहीं है। इसका गठन कब किया गया है वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसका गठन 1967 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया है। इस आसियान दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आसियान का सचिवालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये सब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तथा आदर्श वाक्य क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ये सब जो है हम लोगों के लिए थोड़ा लाभकारी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 10 सदस्य देश हैं, ये भी याद रखिए कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो इसमें पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग को 3 चीज़, आसियान उसका गठन कब हुआ 1967 में, उसमें कितने देश हैं 10, और उसमें वो उसका सचिवालय कहाँ है? जकार्ता में, और उसका वाक्य क्या है? 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 500 होती है। ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। तो राज्य विधानसभा के न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम संख्या 500 होती है। अगला है, अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण के लिए मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली में 70 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सदस्य हैं। तो जो कम है उसको भी ध्यान में रखना है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये थोड़ा इसको हाईलाइट करके चलना है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
उससे ज़्यादा है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है। ये जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हताएँ अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है। 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं, अनुच्छेद 173। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 403 तथा न्यूनतम सदस्य संख्या सिक्किम में है 32। याद रखना है, उत्तर प्रदेश में 403 और सिक्किम में 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 332 जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, जो भी मतलब क्वेश्चन में परीक्षा में पूछे गए हैं, वो अनुच्छेद ज़रूर एक बार अपने से पढ़ लें ताकि उस पर थोड़ा पकड़ बन सके। जैसे अगला क्वेश्चन भी है जो भी महत्वपूर्ण है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन इसे देखने को मिलता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सही बात है। फिर संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों या अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं। अनुच्छेद 75 के 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये उस वैसा क्वेश्चन में मदद करता है जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादा ये जो टॉपिक है वो मददगार साबित होगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। ये तो पता है, सभी को पता रहता है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है, यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। अनुच्छेद 74 जितने भी इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं वो सब अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, वो सब अनुच्छेद को एक बार ज़रूर पढ़ लें। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ये सब इसमें जितने भी वो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए NNPFC का। अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब बिहार से या खासकर बिहार दरोगा का, उसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत सारा रहता है।
6 से 8 क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक्स का, तो इसलिए इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे देखिए ये है राष्ट्रीय आय। जब NNI की गणना लागत मूल्य पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। NNP की गणना जब लागत मूल्य पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। NNP से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान सहायकी को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय इक्वल टू होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी। ये वाला जो क्वेश्चन, ये जो है फॉर्मूला, ये याद रखना है। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें इसके सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे इस पर। कहता है कि संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। कार्यपालिका का निर्माण किससे किससे होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी से मिलकर होता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति वगैरह सब आता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होती है? तो वो होती है प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ये तो कई सभी को पता है, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यानी कि अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 60 तक करीब राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यह प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। शासन का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर अनुच्छेद 75 के एक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति का पद 52 में, प्रधानमंत्री का पद 75 में और महान्यायवादी का पद 76 में। ये तीनों याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की योग्यता रखता है। महान्यायवादी जो होता है वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की योग्यता रखता है। जो कानून व्यवस्था का सबसे मेन जो माना जाता है वो महान्यायवादी को माना जाता है। ये भी कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के 148 से 151 में किया गया है। नेक्स्ट है, यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने
ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये भी करंट का सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। उस समय लॉन्च किया गया होगा ई-सारस ऐप, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राज पाटिल का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निशानेबाजी से है। नेक्स्ट एक करंट अफेयर है, उस पर उतना। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। ये ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन शिवा चौहान। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेट नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले इसमें जो भारत में प्रथम महिला है उस पर थोड़ा एक बार देख लेते हैं। भारत में पहली महिला पायलट सरला उकराल। भारत में पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्वा बनर्जी। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक शीला डावरे। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। भारत में पहली महिला IFS चोनीरा बेलियप्पा अधिकारी। भारत में पहली महिला IFS अधिकारी चोनीरा बेलियप्पा मुथम्मा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको छोड़ कर आगे बढ़ेंगे। मैथ का हम लोग यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, मैथ को थोड़ा आगे बढ़ेंगे छोड़ के। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। बत्स, कौशाम्बी। अब इसको हम थोड़ा सा इस पे जो ध्यान देंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री का जितना भी सवाल जो दरोगा में पूछा जाता है वो एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री पे भी ध्यान देंगे और मॉडर्न हिस्ट्री पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे। अब बुद्ध के समय में हम 16 बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते थे। जैसे कि अभी जितना राज्य राजधानी करंट अफेयर के लिए ज़रूरी है, उसी तरह जो वो एंशिएंट हिस्ट्री का जो महाजनपद का राजधानी है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा उसको याद किया जाए। जैसे मगध का था राजगृह गिरिब्रज, काशी का वाराणसी सीसी। हम लोग किसी भी चीज़ को याद करने से पहले हम लोग उसको रिलेट करना सीखेंगे। अगर रिलेट कर लिए तो वो चीज़ बहुत दिन तक और बहुत देर तक याद रहता है, क्योंकि आप अगर रिवीजन भी नहीं करते हो फिर भी आपका वो दिमाग में रहेगा, कहीं भी आप सुनिएगा फिर आपको क्लिक करेगा वो। तो वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे इसको याद करने का। मगध, राजगृह, गिरिव्रज, काशी वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अंग, चंपा, बज्जी, वैशाली, विदेह, मल, कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग। चेदी या चेती महाजनपद, सोथिवी, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, पांचाल, आहिच्छत्र या काम्पिल्य, मतन्य, विराटनगर, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतना या पोटली, अवंती, उज्जैनी, महिष्मती, गांधार, तक्षशिला, काम्बोज, राजपुर या हाटक। 16 गो है, 16 का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। मल का पूछा है, वत्स का पूछा है, मल का है कुशीनगर, वत्स का कौशाम्बी, उसके बाद फिर कौशल का पूछा है श्रावस्ती, फिर मगध का पूछा है राजगृह गिरिव्रज। इसमें हमेशा कंफ्यूज करता है लोग। काशी का वाराणसी, इसमें जो सब बज्जी, वैशाली,
अंग चंपा, दो अंग है इसमें, चम है, अंग चंपा, कुरु इंद्रप्रदेश, कुरु इंद्रप्रस्थ, कौशल श्रावस्ती, ये तो एक ही नाम में लग रहा है, कौशल श्रावस्ती, ऐसा अयोध्या, श्रावस्ती को अयोध्या बोला जाता था, अयोध्या को श्रावस्ती बोला जाता था, सॉरी। उसी तरह अवंती पूछा गया है, अवंती उज्जैनी, गांधार पूछा गया है, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, हटक, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में असमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 16 महाजनपदों में केवल बज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यानी कि बज्जी और मल्ल ही एक ऐसा महाजनपद था जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मतलब जो अभी लोकतंत्र कह सकते हैं, लोकतंत्र था बज्जी और मल्ल, लेकिन बाकी जितने भी 14 महाजनपद थे वो सब राजतंत्रात्मक उसमें व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो बज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ये दोनों जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्या कि बज्जी और मल्ल जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था था वहाँ, और बाकी जितने भी महाजनपद थे सब में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है उसके बारे में। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में कहाँ मिलता है या जैन ग्रंथ में कहाँ मिलता है। ऑप्शन दे देगा अंगुत्तर निकाय, जैन और भगवती सूत्र दोनों। अब बौद्ध और जैन कोई एक भी पूछ देगा तो आप उसमें कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए बौद्ध अंगुत्तर निकाय और जैन भगवती सूत्र। ठीक है। आगे महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। महापरिनिर्वाण में 6 नगरों की चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है, जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं। ये भी अगर बिहार का एग्ज़ाम होगा तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आगे, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। ये हिंदी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी, सर, वाण, असर मतलब तालाब। एक होता है सर, सर मतलब माथा, उसका मतलब होता है तालाब। एक होता है सर, तालाबी सा, उसका मतलब होता है वाण। अब इसमें जो दिया गया है बाकी सबको अभी एक बार देख लेंगे। कुल मतलब वंश पता है। एक कुल जो दीर्घुकार का कुल होता है उसका मतलब वंश होता है, और जो ह्रस्वकार का कुल होता है उसको मतलब किनारा होता है। दैव मतलब देवता, देव मतलब भगवान, दैव मतलब देवता, देव मतलब भगवान। अनल मतलब अग्नि और अनिल मतलब हवा। नेक्स्ट, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वेस्टलियोवस्क की संधि। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से यही फ़ायदा होता है कि उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तक हम लोग को पता चलता है। और उससे क्या होता है कि हमें तैयारी करने में थोड़ा वो सुगमता होती है और हम आसानी से किसी भी तैयारी को कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लगाते हैं किसी भी एग्ज़ाम से पहले, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस एग्ज़ाम में
कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछेगा, तो इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। हम लोग उतना डीप में जाएंगे नहीं, विस्थापन ये समझाया गया है, थोड़ा इसको आप खुद से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंग का छिद्र डैश हो जाता है, रंग का छिद्र जो है खुल जाता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में लेके चलेंगे, क्योंकि रटने वाला क्वेश्चन तो सब रट के जाता है, लेकिन जो समझने वाला क्वेश्चन होता है उसमें आदमी फंसता है। इसलिए समझने वाला क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जैसे इसमें समझाया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है नहीं एक्सप्लेनेशन, थोड़ा देख लेते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंग का छिद्र खुल जाता है। सही है। द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वारा कोशिकाओं को खुलने में सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायक प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाल जाती है तो कोशिका फूल जाती है, जिससे रंग खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिका शिथिल हो जाती है तो रंग बंद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। ये क्वेश्चन हम लोग जब सेट नंबर पहला लगा रहे थे उसमें भी पूछा था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। दो एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर डी उदारीकरण। नेक्स्ट, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। इस पे थोड़ा सा जोर डालेंगे। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा की संचित्र कला है, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्व रियासत थी जिसने कला को संरक्षण दिया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में बसुहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गया। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र गुलेर, बसुहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। एक बार इस चार्ट को देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसका थोड़ा इस चार्ट पे ध्यान देंगे। ये राज्य और चित्रकला दोनों दिया हुआ है, और जो राज्य का जितना चित्रकला है वो सब इसमें दिया हुआ है। थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। बिहार का है मधुबनी, मिथिला, पटना कमल और मंजूषा, 3 गो। मधुबनी, मिथिला, पटना कमल और मंजूषा। उत्तर प्रदेश का है चौकपूर्णा, सोन रखना, चिकन करी। झारखंड और बिहार का है जदुपाटिया। पश्चिमी बंगाल का है कालीघाट, अल्पना। हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। मध्य प्रदेश सुरैती, नौरता, मारते, तिरंगा। उड़ीसा का है पटचित, सौरा। राजस्थान का है फड़, मंडाना, लघु, मड़ाना। गुजरात का है पिथौरा, आथिया, पिथौरा पूछा है। तमिलनाडु कोलम, तंजौर पूछा हुआ है। पंजाब फुलकारी, तेलंगाना चेरियल, निर्मल। आंध्र प्रदेश मुगलू, कमलकारी। उत्तराखंड है एप्पन। केरल कमला जट्टू पूछा हुआ है। कालमेजुथु। कर्नाटक का है रंगावली, कुसूती। महाराष्ट्र का है बली, वारली।
आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले इसका एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह सूचकांक 1990 में जारी किया जाता है। क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है कि इसको जो यूएनडीपी है उसको जारी कब किया गया था? 1990 द्वारा, सॉरी, मानव विकास सूचकांक जारी कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था सबसे पहला बार। आगे बढ़ते। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, मोंटेक्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक थे कौन? मोंटेक्यू। कब लिखा गया है? 1748 में। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयाम में का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। इसका नाम है भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। इसमें एक सरकारी आयोग थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। सरकारी आयोग इस समिति का गठन जून 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे श्री वी शिवारमन और एस.आर. सेन। याद रखना है, सरकारी आयोग का 2 सदस्य श्री वी शिवारमन और एस.आर. सेन। आगे बढ़ते हैं। एक अशोक मेहता समिति है, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी थी। 1977 में गठन किया गया और 1978 में सौंपी अपना रिपोर्ट। इसने पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल पंचायत व जिला परिषद अपनाने की बात कही है। ये तीनों पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। एल.एम. सिंघवी समिति लक्ष्मी मल सिंघवी यानी एल.एम. सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया था। 1986 में एम.एल. सिंघवी की समिति का गठन किया गया। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। और कौन सा पढ़े थे हम लोग? सरकारी आयोग 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार देने का भी सुझाव दिया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखना है सारी बातें। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है सूचना का अधिकार। ए आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जाती है। ऑप्शन बी, पश्चाभि पेशियों द्वारा। इसका ये चित्र है, इस पर थोड़ा सा ध्यान ना देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह था मिजोरम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये एक गणित का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन, इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
या दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका सही कोड चुनना है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 और 4। कौन कौन? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग नहीं लेगा, और दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। बाकी जो संसद में जो भी हैं, सदन के माननीय सदस्य हैं या संसद में सदन के निर्वाचित सदस्य हैं, ये सब क्या भाग लेंगे महाभियोग में। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद में जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे, लेकिन जो राज्य विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग नहीं लेगा, और दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, एकरा राजधानी है घाना की, देश का राजधानी, राज्य का राजधानी, ये सब, और मुद्रा। देश का राजधानी और मुद्रा, और राज्य का राजधानी और नृत्य, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब एक बार ज़रूर एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देखें, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, जो देश का राजधानी हो या फिर बिहार का तो राजधानी पता होता है सबको, लेकिन जो देश का राजधानी रहता है वो थोड़ा याद नहीं रह पाता है, तो इसलिए परीक्षा के लास्ट दिनों में उसको ज़रूर एक बार पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? सीबीआई। ये करंट अफेयर का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही रहे थे, तो इस पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति, अभी ऊपर पढ़े हैं। ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया है। योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई व नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1957 में इसका गठन हुआ, 1957 में अपना रिपोर्ट भी सौंप दिया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाने की बात कही। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 1958 में इसका लंबा है तो इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को पे पढ़ेंगे। और इसी के बारे में लास्ट वाला पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर निरंतर सैनिक अभियान कराए गए। अंततः 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से? 34 नेटिव इन्फेंट्री NI, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आधुनिक भारत में, जिससे क्वेश्चन करीब अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए 1857 ईस्वी का क्रांति जरूर एक बार ध्यान से पढ़ें, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? 358। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होती है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है, तीनों को याद रखना है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगती है, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार यानी 352 3 बार लग चुका है। बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉयस्क। ये बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखना है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये लॉयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी एक बार थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कौन सा राज्य में क्या क्या चीज़ के लिए वहाँ फेमस है। जैसे उड़ीसा है जो गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, कुरीबुरू, बांस पानी, सुकिंदा ये सब के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ जो है दल्ली राजहरा, बैलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर, अरीडोंगरी ये सब के लिए फेमस है। झारखंड जो है नोआमुंडी, गुआ, पलामू, सिंदूरपुर। कर्नाटक जो है ये सब लॉयस्क के जो क्षेत्र हैं वो कर्नाटक है। बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, तुमकुर, संदूर। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर। तमिलनाडु में नीलगिरी, सेलम। आंध्र प्रदेश में वारंगल, कुर्नूल, जगयापेटा, रमल्ला, कोटा, बेलुर्थी, अनंतपुर, नेल्लोर। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर, बड़ोदरा ये सब फेमस है। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? पनडुब्बी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण है कॉपर प्लस सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? पार्वती चोटी है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है जो 1892 मीटर है। और पश्चिमी घाट यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुलामजाओ जो बैरन द्वीप पर स्थित है। केबुलामजाओ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? राजस्थान। ये एक अंग्रेजी का सवाल है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट अ बनाना एवरी डे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अ बनाना इज ईटेन बाई मी एवरी डे। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। आगे बढ़। निम्नलिखित तत्वों में
सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है CS की। नेक्स्ट, एक समान वित्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। चाल, वित्तीय गति में क्या होता है? चाल स्थिर रहता है। एक समान वित्तीय गति में चाल स्थिर रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 2 आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर है 4 विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, उसके बाद 1 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद 3 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है निम्न है। निवारक निरोध कानून, इसको थोड़ा सा ये लंबा है इसलिए इसको स्किप कर चलते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय से 3 से 2 माह कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रभाजी आसवन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रभाजी आसवन। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? राजगीर। नंबर सी। निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? काला अजर। ऑप्शन नंबर सी। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? ग्रेटर नोएडा। इससे क्वेश्चन करंट अफेयर का है। वायु में ध्वनि तरंगें विचरित करती हैं केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, माया। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? दमन एवं दीव। नेक्स्ट, ये एक गणित का क्वेश्चन है, यानी कि सिर्फ ये है, क्या कहते हैं इसको, फॉर्मूला। त्रिज्या a तथा ऊंचाई b वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2πAV। सॉरी, नेक्स्ट, बहुत ठंडे मौसम में एशियन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर एसेनों के निर्माण के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज विल्टर्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसेन को हराया है? ऑप्शन नंबर डी गुकेज। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है धनात्मक। ऑप्शन नंबर सी। अभी तक इकोनॉमिक्स से लगभग 3 से 4 सवाल आ चुका है, आगे भी देखते हैं, आगे भी रहेगा एक आध को जरूर। नेक्स्ट,
किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं फसल चक्र। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? ऑप्शन नंबर डी मिराबियो और ओबेसिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अंग्रेजी का क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माई कजिन हैज़ ड्रॉन हिज पिक्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही टोल्ड मी डैट हिज कजिन हैड ड्रू दैट पिक्चर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? कला से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167। नेक्स्ट, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी लसका द्वारा। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। नेक्स्ट, कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? SO2। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत में टोटल 3 बार आया था। 1498, 1502 और एक बार और आया था 1527 में शायद, जो यहीं रह गया था। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के चलेंगे। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है? 22 अप्रैल। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन था। नेक्स्ट, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन नंबर डी कुष्ठ रोग, टिटनेस और हैजा मस्तिष्क का आवरण शोध। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। नेक्स्ट, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन को। एड्रेनलिन को। ऑप्शन नंबर ए। बी गलत आंसर दिया हुआ। नेक्स्ट, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? जामनगर।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई? 2000। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? भाग 8 नंबर बी। नेक्स्ट, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? भारत म्यांमार सीमा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि सीमांत भुक्ति उपभोक्त प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो गुणक होगा 5। नेक्स्ट, आगे मैथ है, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था? सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है स्टील में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संशोधन, नंबर सी। आगे मैथ है, छोड़ के आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आज का ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ डोमंट मैदानों का भाग नहीं है? पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।